हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आज हम इस सेशन में केमिस्ट्री की एक और नई ब्रांच के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। सबसे ज्यादा मजा इसी ब्रांच को पढ़ने में आता है केमिस्ट्री वाले बच्चों को। क्लियर है? कंसेप्ट इजी है, समझने वाले हैं, बहुत बेसिक बेसिक कंडीशन है। मजा आएगा, ध्यान से सुनते चलें, सीरीज में सुनेंगे तब। क्लियर है बेटा? एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है याद करना, बस ये है आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें जो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है ना? मैं गारंटी कह रहा हूं, मेरे साथ साथ काम करोगे डेफिनेटली ऐसी रटा दूंगा, गारंटी पूरी रट जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? बस शर्त यह है, नोट आपको ही करना पड़ेगा और उसको बस 2 बार 3 बार घर पे जाके रिवाइज करना है। पढ़ना, मैं पढ़ाने का काम सारा मेरा है, समझाने का काम सारा मेरा है, केवल याद करना है, इतना काम आपका है। क्लियर है? एक एक पॉइंट, एक एक चीज समझा दूंगा, कैसे बॉन्ड टूटते हैं, क्या चीज, जो भी कुछ आएगी XYZ, हर चीज, हर डाउट में कंप्लीट करके आपको क्लियर करके दूंगा पूरा। ठीक है ना? बस नोट करते चलें, साथ साथ कॉपी बनाते चलें और एक मोटी कॉपी लेके स्टार्ट करना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पतली पतली कॉपी मत बना लेना भाई। अभी बोल दे रहा हूँ, बहुत लेंदी नहीं है, अच्छी है। 2 मोटे रजिस्टर एक में आ जाएगा, वैसे एक मोटा सा रजिस्टर ले लीजिएगा, उसमें काम हो जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? एक ही बनाइएगा, पता लगे पतली पतली सी कॉपी बना रहे, खो गई इधर उधर, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जितना भी मैं नोट डाउन करा रहा हूँ अपने वीडियो लेक्चर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो जो बनाए हैं बेटा उस हिसाब से बनाए जैसे क्वेश्चन के पैटर्न्स आते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन। तो हम लोग इस सेशन में आपको केवल इंट्रोडक्शन देंगे छोटा मोटा, कि क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन से टाइप के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, किस तरीके से बने होंगे, ये सारी चीजें बेसिक नॉलेज दूंगा आपको, ज्यादा नहीं। क्लियर है? और थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का टचअप दूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि वैसे केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सिखा चुका हूं मैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा वहां से उठा के लाया हूं हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर है? ज्यादा डिटेलिंग में बात नहीं करेंगे, पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग, उम्मीद रखूंगा आप लोगों से मैं। ठीक है ना? तो थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का जो यूज आता है हाइब्रिडाइजेशन का, उन्हीं के बारे में बात करूंगा। पूरा डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं लूंगा, जितनी जरूरत है हाइब्रिडाइजेशन की केवल उतना ही पार्ट मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन का। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन करते चलें साथ साथ। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम केमिस्ट्री की, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? तो आपको थोड़ा बहुत बता ही दूं मैं इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर पे बेटा, फिर उसके बाद करेंगे हम बात आइसोमेरिज्म पे, फिर उसके बाद करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स पे, फिर उसके बाद करेंगे हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स पे, फिर हम बात करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर पे, फिर हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे, एंड एट लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रो कंपाउंड्स। क्लियर है? तो ये बेसिक ट्रेंड चलेगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीखने का। ये चैप्टर्स के नाम दिए अभी मैंने, अब इसमें थोड़े बहुत रह गए, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ, वो बेसिक सी चीजें चलेंगी। तो ये सारी चीजें अपन लोग कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अभी से चैप्टर के नाम बता दिए, बहुत इजी है, बहुत 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 आसान है। बस नोट करते चलें, नोट्स प्रॉपर ढंग से तमीज से बनाएं और याद करें उन सब चीजों को। ठीक है? हाँ या ना? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतनी क्लियर होती जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हाँ, जैसे मैंने इनऑर्गेनिक के लिए बोला, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे उतनी परफेक्ट। सेम टू सेम ऑर्गेनिक के लिए भी लाइन बोल रहा हूँ, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे ऑर्गेनिक के, उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चलेगा। समझ में आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, बट कॉन्फिडेंस तभी आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि पता लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। ठीक है ना? वो मैं बताऊंगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। क्लियर है? बट क्वेश्चंस आप जितने लगाओगे फायदा मिलेगा आपको, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर। क्लियर है? हाँ या ना? तो हम बात कर रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ज्यादा डिटेलिंग में बात करेंगे नहीं, सुपरफिशियली क्या पढ़ना है वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है ना? तो बेटा ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये केमिस्ट्री की बेटा वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन्हीं को हम बोलते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। स्पेशली किसकी बारे में बात करेंगे बेटा? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? तो अब ऐसा क्या है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और स्पेसिफाई करें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो प्रॉपर डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो सुनना। क्लियर है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है बेटा? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जनरली या तो प्रेजेंट होंगे या डिराइव किए जाते हैं। किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से।
क्लियर है, तो वही लिखा है कंपाउंड्स विच आर जनरली प्रेजेंट और डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग कंपोनेंट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो कंपाउंड्स जो किससे, लिविंग कंपोनेंट से डिराइव किए जाए या उसमें मिले, उन कंपाउंड्स को कहते हैं बेटा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है, और इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है। जनरली बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के बने हुए होते हैं। जनरली क्या, हमेशा कार्बन सबसे मेजर कंपोनेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का, या मेजर एटम कंपाउंड, मेजर एक तरीके से आप बोलो कॉन्स्टिट्यूएंट, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन का बनेगा ही बनेगा। बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है, और बिना कार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। क्लियर है, हाँ या ना, तो वही लिखा है दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कार्बन। प्राइमरी एलिमेंट है भाई, कार्बन तो होगा ही होगा, इसी की वजह से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो वही लिखा है दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग, इसके अलावा भी होते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, XYZ। मेन कंपोनेंट एक ही है, दैट इज कार्बन। इसी के चारों तरफ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाचेगी, क्योंकि यही है जो भी कुछ है, इसी की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्लियर है, हाँ या ना। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पता चलता है, तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। क्लियर है, तो अब हमें ये भी पता लग गया ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करें, और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसका बना है, कार्बन का। क्लियर है, किसका बना है बेटा, कार्बन का बना है। तो कार्बन के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं पहले, ठीक है ना। तो इनके बारे में बताने से पहले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक पहुंचने से पहले हम बेसिक नॉलेज तो ले लें। काय का बना है ये तो पता लग गया आपको, कार्बन का। क्लियर है, अब कार्बन की थोड़ी बहुत नॉलेज तो पता ही होगी आप लोगों को। पीरियोडिक टेबल में कहां पर आता है, क्या एटॉमिक नंबर है, क्या एटॉमिक मास है, ये सारी चीजें बच्चों वाली आपको याद होनी चाहिए बेटा। क्लियर है, हाँ या ना। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आएगा, कोई दिक्कत। कार्बन की बात करें अब मैं बता रहा हूं कार्बन के बारे में, तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लो भाई कार्बन की। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 का सेकंड पीरियड का मेंबर है कौन बेटा, कार्बन इज अ मेंबर ऑफ 14 ग्रुप एंड सेकंड पीरियड। कौन से ग्रुप का बेटा, 14 ग्रुप का है, पीरियड उसका सेकंड है। एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। क्लियर है, ये तो याद रखेंगे। इट इज द मेंबर ऑफ 14 ग्रुप एंड सेकंड पीरियड। साथ ही साथ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2,4, तभी तो बोला एटॉमिक नंबर 6। कॉन्फिगरेशन क्या है 2,4, या फिर हम ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, एक ही बात है। तो कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में आ रहा है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, याद रहनी चाहिए। तो एटॉमिक नंबर कितना है 6, क्या बेटा एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का 6, और मास नंबर कितना है कार्बन का 12, याद रखेंगे। क्लियर है, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके बारे में बात चलती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काय के बने होते हैं, कार्बन बाबा के। किसके बने होते हैं बेटा, कार्बन के। किसके, कार्बन के। जो कौन से ग्रुप का मेंबर है पीरियड टेबल के, 14 ग्रुप का सेकंड पीरियड का मेंबर है। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, कॉन्फिगरेशन 2,4 या फिर 1s2 2s2 एंड 2p2, दैट्स इट। क्लियर है। अब कुछ प्रॉपर्टीज और सुनना जरा, ठीक है ना, कार्बन के बारे में। ये तो बात हुई बेसिक थी, कहां पर लाई करता है, क्या कॉन्फिगरेशन है। एक और बात सुनो कार्बन के बारे में, कार्बन की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ठीक है ना। क्या, वैलेंस शेल जो होता है बेटा कार्बन का, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये होती है वैलेंस शेल। कितने इलेक्ट्रॉन, 4। कितने, 2 ये रहे, 2 ये रहे, या फिर उसमें पकड़ लो वैलेंस शेल ये वाली। क्लियर है, तो वही लिखा है वैलेंस शेल ऑफ दिस एटम कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और इसी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। टेट्रावैलेंट है, इट इज अ टेट्रावैलेंट। कैसा एलिमेंट है, टेट्रावैलेंट, जिसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो वही लिखा है वैलेंस शेल ऑफ दिस एटम कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4, दैट इज इट इज टेट्रावैलेंट। कैसा है बेटा नेचर में, टेट्रावैलेंट है। क्लियर है। एक और बात सुनो, कार्बन एटम जनरली फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके पास ना गेन करने की टेंडेंसी ना लूज करने की टेंडेंसी, ये एक ही श्रद्धा भाव है इसके पास। क्या, शेयरिंग, मिल बांट के काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, मिल बांट के, शेयरिंग से काम चलाता है ये। किससे काम चलाता है, शेयरिंग। और डेफिनेटली नॉन मेटल है तो डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड्स तो बनाएगा ही बनाएगा। तो वही लिखा है क्या, कार्बन एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद अदर एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज क्लियर है, हाँ या ना, ये दोनों पॉइंट याद रखें। क्या, कार्बन बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है खुद के साथ और ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ।
कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और साइज छोटा है। क्लियर है? तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। और हाँ, एक प्रॉपर्टी और आती है, कार्बन कार्बन जब बॉन्ड बनता है बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बेटा। कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होती है। कार्बन और कार्बन जब बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होती है। इसी वजह से कार्बन के पास ही है केवल एक पावर जिससे हम कैटिनेशन पावर के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये पता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है मैंने। जो कार्बन कार्बन के सिंगल बीच का सिंगल बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से, इसी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होने की वजह से, बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कार्बन के पास कैटिनेशन पावर आती है। कैटिनेशन पावर इज कॉल्ड चेन फॉर्मेशन, मतलब कार्बन अपने आप से जुड़ जुड़ के लंबी लंबी चेन और उनकी ब्रांचेस क्रिएट कर सकता है। लंबी लंबी चेन और उसकी ब्रांचेस क्रिएट कर सकता है। तो कैटिनेशन पावर होती है बेटा कार्बन के पास, और इसी पावर की वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई। इसी कैटिनेशन पावर की वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई। याद रखेंगे ये वाली, कार्बन के पास ही कैपेबिलिटी होती है, हाई कैटिनेशन पावर होती है। कार्बन के पास बहुत हाई कैटिनेशन पावर, क्योंकि जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या सिंगल बॉन्ड जो बनता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए कार्बन चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी रखता है और उस चेन के फॉर्मेशन के साथ साथ ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकता है। इसी पावर की वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई हमारी। क्लियर है? हाँ है ना? उम्मीद करूं यहां तक क्लियर होगा। इसी के साथ अब जब हमने देखा तो कार्बन की जो बेटा वैलेंस शेल है उसमें हमें दो टाइप की ऑर्बिटल मिलती है। तो कार्बन एटम हैव टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। कार्बन के पास दो तरीके की ऑर्बिटल होती है वैलेंस शेल के अंदर। बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? वैलेंस शेल की। कौन सी? SnP दिख रहा होगा, 2s2 2p2। तो कार्बन एटम के पास दो तरीके की बेटा ऑर्बिटल है। कौन कौन सी? S और P। अब बात आती है दिखती कैसी है, ये सिखा चुका हूं वैसे केमिकल बॉन्डिंग में, बट स्टिल अपन लेंगे यहाँ पर भी। S जो ऑर्बिटल है बेटा वो होती है सर्कुलर या स्फेरिकल इन शेप। तो S ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल होती है शेप में, और वहीं पर हम P ऑर्बिटल की बात करें तो इट इज अ डम्बल शेप। कैसी? डम्बल की तरह होती है, और तीन होती है px py एंड pz, px py एंड pz। तो वही लिखा है, कार्बन के पास दो टाइप की ऑर्बिटल होती है इसकी वैलेंस शेल में, S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल। क्लियर है? हाँ है ना? S ऑर्बिटल की जो शेप है वो कैसी होती है? सर्कुलर या स्फेरिकल। और P ऑर्बिटल की जो शेप है वो होती है डम्बल शेप। जानते होंगे, नहीं जानते तो बता रहा हूं मैं। क्लियर है? उतनी ही चीजें डिस्कस करूंगा यहाँ पर, पूरा केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा, केवल उतना ही पार्ट यूज करूंगा जितना जरूरत पड़ेगा हमें इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। केवल उतना ही पोर्शन हम यूज करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। वैसे तो आप लोग जानते हैं, नहीं पता तो पढ़ लीजिएगा केमिकल बॉन्डिंग जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरा अच्छे से कवर किया मैंने एक एक पॉइंट, उसके लेक्चर्स भी बहुत अच्छे बनाए, बहुत सारे लेक्चर्स क्रिएट किए उसके मैंने। ठीक है ना? चले आगे। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है भैया कार्बन की। क्यों? क्योंकि यही है जो भी कुछ है, इसी की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स किसमें पढ़ाए जाते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर है? हाँ या ना? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में हम बात करते हैं किसमें बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा। अब थोड़ी और इंफॉर्मेशन ले लो भैया। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह किसने डिस्कवर किया था? कौन थे सबसे पहले बात करने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में? उनके बारे में ध्यान से सुनना थोड़ा। अब जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की साइंस है बेटा, लगभग 200 साल पुरानी है। लगभग अप्रोक्सीमेटली 200 साल पुरानी साइंस है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये नहीं है कि आज के टाइम पे बस इजाद हो गई, इसके बारे में पता लग गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढे 4-5, ऐसा नहीं। बहुत बड़ा बेटा, बहुत बड़ा योगदान रहा कुछ साइंटिस्ट का इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एडवांसमेंट। क्लियर है? तो लगभग 200 साल पुरानी है ये, 200 years ओल्ड। क्लियर है? लगभग अप्रोक्सीमेट 200 साल पुरानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेटा ये जो साइंस। ठीक है ना? अब बात आई कि सबसे पहले जो डिस्कशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, वो शुरुआत किसने करी? क्लियर है? तो सबसे पहले जो बात आई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिस्कशन की, तो वो एक बेटा स्वीडिश केमिस्ट थे। कहाँ के बेटा? स्वीडिश केमिस्ट थे। नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, बर्जीलियस नाम था उनका। क्या नाम था बेटा? बर्जीलियस। तो सबसे पहले स्वीडन के एक केमिस्ट थे बर्जीलियस,
उन्होंने सबसे पहले काम करना शुरू किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। उन्होंने ढूंढे नहीं थे, उन्होंने डिफरेंशिएशन किया था, हाँ या ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं। क्या ये जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, एनिमल से, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। बिल्कुल सही बात थी। और उन्होंने ये भी बोला कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या उन्होंने ये बोला कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें नॉन लिविंग थिंग्स में मिलते हैं, और जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। हम उन्हें बाहर या नॉन लिविंग चीजों में नहीं बना सकते, या नॉन लिविंग चीज में जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उससे नहीं बना सकते। उन्होंने एक बात और बहुत बढ़िया बोली, बढ़िया नहीं थी, उनके हिसाब से अच्छी थी। उन्होंने बोला कि कोई एक अदृश्य शक्ति है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन का क्या कारण है। उन्होंने बोला कोई एक वाइटल फोर्स ऐसी है इस दुनिया में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कराती है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। पर उन्हें नहीं पता था कि कौन सी फोर्स है वो, उन्होंने केवल नाम दे दिया उसे, एक वाइटल फोर्स है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस करती है, फॉर्मेशन करती है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो सबसे पहला जो डिस्कशन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, तो वो किया था बर्जीलियस ने, स्वीडिश केमिस्ट ने। पर उन्होंने कोई साइंटिफिक कोई रिएक्शन वगैरह के बेसिस पे नहीं बताया था, उन्होंने केवल डिफरेंशिएट किया था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जो प्लांट एनिमल से मिलकर बने, और इनऑर्गेनिक जो हमें मिनरल्स की फॉर्म में अर्थ में मिलते हैं। क्लियर है। और उन्होंने ये भी बोला साथ साथ कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन है वो एक अदृश्य शक्ति ने करी है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, दैट इज वाइटल फोर्स। कोई वाइटल फोर्स का नाम दिया उन्होंने। क्लियर है। बट ये थ्योरी बाद में जाके क्या नेग्लेक्ट कर दी गई। ये थ्योरी लगभग बाद में जाके क्या कर दी गई बेटा, नेग्लेक्ट कर दी गई। ठीक है ना। तो इनिशियली तो मान के चल रहे थे इनिशियली, और लगभग ये टाइम पीरियड था 1780 के करीब का। जो बर्जीलियस ने बात करी थी ना, वो लगभग 1780 के करीब बात करी थी। एनसीईआरटी में डाटा दे रखा, आप चेक कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 1780 में ये बात करी गई थी बर्जीलियस के द्वारा वाइटल फोर्स थ्योरी की। क्लियर है। बट थोड़े टाइम बाद ही बेटा ये जो बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसे रिजेक्ट कर दिया गया। कौन? जब कौन आए? फ्रेडरिच वोलर आए इन 1828, 1828 के करीब। कौन? एफ वोलर। ये आए और इन्होंने एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी वगैरह कुछ नहीं होता, उल्लू बना रहे जमाने को, हाँ या ना। वोलर ने क्या किया बेटा, इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर दी। क्या सिंथेसिस कर दी बेटा? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। वोलर ने 1828 के करीब 1828 के करीब क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर दी, यूरिया, और वो भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से। इन्होंने बहुत बढ़िया कमाल, जैसे किसने? बर्जीलियस ने बोला कि एक वाइटल फोर्स थ्योरी जो बनाती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, पर वोलर ने बना के कहते हाँ भाई मैं ही वो वाइटल फोर्स थ्योरी। असल में ऐसा नहीं हुआ, वो तो ऐसी बात कर रहा हूं मैं। असल में इन्होंने किसको? बर्जीलियस को फेल कर दिया, उनके कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बना के दिखाया लैब में क्या यूरिया हम बना सकते हैं किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। और वो कौन सी रिएक्शन थी वो मैं लिख दे रहा हूं। अमोनियम साइनाइड की मदद से। अमोनियम साइनाइड को हीट करते हैं तो बेटा वो डायरेक्ट यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, NH2CO NH2। और ये रिएक्शन इन्होंने लैब में करा के दिखा दी। किसने? वोलर ने। किसमें? 1828 में। कब? 1828 के करीब। तो अब वाइटल फोर्स थ्योरी कहाँ गई भैया? जब आप कह रहे हो, बर्जीलियस से पूछा गया कि वाइटल फोर्स थ्योरी है, नहीं बन सकते, वो कोई अदृश्य शक्ति है, वो ही बना सकती है। बट क्या फिर वही वाइटल फोर्स थ्योरी क्या वोलर साहब है? क्योंकि इन्होंने तो बना के दिखा दिया यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसको नहीं पता आज से याद कर लेना, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो क्या वोलर साहब ही थे वो वाइटल फोर्स थ्योरी? बिल्कुल नहीं। तो वोलर ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता वाइटल फोर्स थ्योरी, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है। और ये बात और कंफर्म हो गई जब दो और ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस हुई। कौन कौन? एसिटिक एसिड एंड मीथेन। कौन कौन? ये बात चलो ठीक है, वोलर साहब ने एक बना दिया, कौन सी बड़ी तीर मार दिया, बट स्टिल ये बात और कंफर्म हो गई क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से बना सकते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब दो और बड़े साइंटिस्ट आए, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, एक बना एसिटिक एसिड, एक बना मीथेन। क्लियर है।
अब ईयर साथ साथ मेंशन कर लेना बेटा। एसिटिक एसिड बनाने वाले थे बेटा कोलबे। कौन थे? कोलबे। मैं लिख दे रहा हूं, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आप लोग नाम लिख लीजिएगा, CH3COOH। इसको बनाने वाले थे, यूरिया कौन था? वोलर साहब थे। एसिटिक एसिड को बनाने वाले थे कौन? कोलबे थे। कौन थे बेटा? कोलबे। और 1828 के बाद काम हुआ था, अप्रोक्सीमेट 1845 के करीब, अप्रोक्सीमेट 1845 के करीब कोलबे ने एसिटिक एसिड भी सिंथेसाइज करा लिया, और वहीं पर मीथेन की भी सिंथेसिस हो गई। इसकी बेटा मीथेन की भी सिंथेसिस हो गई, और ये कराई बर्थेलॉट ने। किसने कराई थी बेटा मीथेन की सिंथेसिस? बर्थेलॉट ने। क्लियर है? हाँ या ना? किसने कराई थी मीथेन की सिंथेसिस? बर्थेलॉट ने। ठीक है? हाँ या ना? और ये कोलबे के बाद करी थी। तो सबसे पहले वोलर ने कराई 1828 में, फिर किसने कराई बेटा? कोलबे ने 1845 में, और फिर मीथेन की सिंथेसिस कराई बर्थेलॉट ने इन 1856। तो ये लगातार चलते चले गए, ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस होती चली गई, और ये बात कंफर्म हो गई कि वो जो स्वीडिश केमिस्ट थे, कौन? बर्जीलियस, उनकी कही बात गलत कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए कोई अदृश्य शक्ति नहीं आती। हम ही लोग क्या सिंपल केमिकल रिएक्शन से ही बन सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो नेचर में होती हैं, दैट्स इट। तो ये कुछ हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कितने साल पुरानी है? सबसे पहले किसने बात करी? बर्जीलियस ने बात करी। किसने बात करी बेटा? बर्जीलियस ने। इन्होंने 1780 में बोला कि वाइटल फोर्स थ्योरी जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, बट ये वाली बात किसने रिजेक्ट कर दी? वोलर साहब ने। बोला तू गलत कह रहा है, ले मैं बना के दिखा रहा हूँ यूरिया, बन गया यूरिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मैंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। तो क्या मैं ही वो वाइटल फोर्स थ्योरी हूं? बिल्कुल नहीं भाई। क्लियर है? तो सिंपल रिएक्शन से बन सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी नेचर में। पहले नहीं पता थी, वो भी अपनी जगह सही थे, उन्हें नहीं पता थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी उन्हें इतनी, पर धीरे धीरे एडवांसमेंट बढ़ते चले गए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फील्ड आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गया है, तो इन्हीं एडवांसमेंट की बदौलत से। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये बेसिक सा पुराना हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता दिया। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगी। ठीक है? तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगी। अब थोड़ा सा मैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में भी आपको बता दूं इसी सेशन के अंदर। क्लियर है? थोड़ा सा ओवरलैपिंग वगैरह के बारे में बात कर लूं अब मैं जरा। अब थोड़ा ऑर्गेनिक से हट के बात कर रहा हूं, थोड़ी बहुत आपको ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बारे में बता रहा हूं, कुछ कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन के बता रहा हूं, क्योंकि आगे जैसे चलेगी ऑर्गेनिक बेटा पूरी यूनिट, तो उसमें थोड़ी हेल्प करते हैं ये लोग ओवरलैपिंग वगैरह। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। वैसे केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में ओवरलैपिंग वगैरह, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, पर यहाँ पर मैं केवल उतना ही लेके चलूंगा जितना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट में जरूरत पड़ेगी बेटा। ठीक है? तो थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, फिर इसी के साथ इस इंट्रोडक्शन को हम एंड करेंगे। क्लियर है? ज्यादा लेंदी नहीं ले जाएंगे, इंट्रोडक्शन लेक्चर है इसीलिए। क्लियर है? आप भी बोर नहीं होने चाहिए, पहले लेक्चर में ही पता लगी टाइम फिश। ठीक है? तो मास्टर तुझे पढ़ाना नहीं आता, भाग जाए यहाँ से। ठीक है? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल। सिंपल सी बात है, शेयरिंग से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की और ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी तब बनते हैं बॉन्ड। क्लियर है? तो दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है बेटा, पढ़ा चुका हूं, वापस से सुन लीजिएगा। एक होती है हेड ऑन, एक होती है साइड वाइज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक होती है साइड वाइज। याद होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं बताने के लिए हूं। ठीक है? तो दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एक होती है सर से सर टकराते जब, दैट इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, और एक होती है साइड वाइज, लेटरली साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो दो टाइप की ओवरलैपिंग बनाते हैं बेटा। ऐसी कार्बन में होगी, कार्बन के पास ऑर्बिटल्स हैं, ओवरलैप करेंगी, या तो हेड ऑन करेंगी या साइड वाइज। तो आपको ये याद होना चाहिए क्या, कि जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, और जब भी लेटरल ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा पाई बॉन्ड बनते हैं। तो आपको दो टाइप की ही ओवरलैपिंग सिखाऊंगा। और हाँ, आपको पता है कार्बन के अंदर दो टाइप की ही ऑर्बिटल दिखी वैलेंस शेल में, एस एंड पी, तो हम उन्हीं के हिसाब से दिखाएंगे। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा। तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बेटा कार्बन के केस की स्पेशली बात करूंगा। ठीक है? उन्हीं में चल रही होंगी ये सारी चीजें। ठीक है? तो सबसे पहली ओवरलैपिंग का टाइप जो है बेटा कौन है? हेड ऑन ओवरलैपिंग, या उसी को हम कहते हैं कोएक्सियल। जब सर से सर टकराता है, एक ऑर्बिटल का सर दूसरी ऑर्बिटल के सर से टकराएगा। तो यहां पर बेटा दो तीन तरीके की पढ़ेंगे हम लोग, है ना? हाँ या ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैंने बोला, हेड ऑन ओवरलैपिंग से केवल सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कौन से बॉन्ड की बेटा? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? तो अब हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बेटा तीन टाइप की। अब ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग,
तो हेड ऑन ओवरलैपिंग बेटा तीन टाइप की ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है? अगर एक s और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी तब, या दो s और p s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी तब, या दो p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी तब। तो तीन केस में आप हेड ऑन ओवरलैपिंग करा सकते हो और सिग्मा बॉन्ड बना सकते हो। सबसे पहले जब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन कोलाइड करती है तो आसानी से बन सकता है सिग्मा, बन गया। क्लियर है? दूसरा केस जब एक s ऑर्बिटल दूसरी, क्योंकि s ऑर्बिटल की शेप बेटा स्फेरिकल है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं, स्फेरिकल शेप है, तो कहीं से भी आप एंटर कराओ तो उसका सर ही दिखेगा। आपको इस बॉल पकड़ा दो और मैं पूछूं उसका सर कहाँ है, उसके पैर कहाँ है, इम्पॉसिबल, हर जगह एक जैसा ही है। क्लियर है? तो इसीलिए s और s आपने अपने ओवरलैप करें तो डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। s और p ओवरलैप करें तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, बट बात आती है p और p के केस में। तो यहाँ पर स्पेशली हमें समझ में आता है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग होती क्या है। तो यहाँ पर हम स्पेशली समझ पाते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग होती क्या है, क्योंकि p ऑर्बिटल की शेप है डंबल। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है वो इस तरीके से होती है, ये एक p ऑर्बिटल, ये तो यहाँ से ऐसे दो p ऑर्बिटल आके टकराती हैं, ऐसे दो p ऑर्बिटल आके टकराती हैं। दिस इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्लियर है? जब एक p ऑर्बिटल दूसरी p ऑर्बिटल की सेम एक्सिस पर है, कोएक्सियल, दोनों की एक्सिस सेम है, उस सेम एक्सिस पर आके कोलाइड कर रही है, ओवरलैप कर रही है, उसे कहते हैं हम लोग हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो इस तरीके से pz एक pz के साथ ओवरलैप करेगी, तो एक ही एक्सिस पर है, एक ही एक्सिस पर कोएक्सियली, कैसे कोएक्सियली कोलाइड कर रही है एक दूसरे से आके, ओवरलैप कर रही है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो भी बनेगा सिग्मा। तो वही बोल रहा है हेड ऑन ओवरलैपिंग हम तीन केस में देखते हैं, जब एक s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करें, दूसरी जब दोनों s ऑर्बिटल ओवरलैप करें, तीसरी जब दो p ऑर्बिटल ओवरलैप करें, और वो भी कैसे, कोएक्सियली, एक ही एक्सिस के अबाउट, तभी, क्योंकि p ऑर्बिटल ऐसे भी तो ओवरलैप करेंगे, अभी दिखाऊंगा। ठीक है? तो दो p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे एक ही एक्सिस के अबाउट, तो यहां पर भी हमें क्या मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। और ये तीनों केस कौन सा है, हेड ऑन या कोएक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन या कोएक्सियल ओवरलैपिंग। क्लियर है? दूसरा केस सुनना भैया, साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। जब हम साइड वाइज ओवरलैप कराएंगे तो बेटा वही लिखा है, और हमेशा याद रखना दे ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड, पाई साइड वाइज से हमेशा क्या बनता है, पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो यहाँ पर p ऑर्बिटल है, तो देखो भाई एक एक्सिस पर ओवरलैप कर रहे हैं क्या, इनकी इसकी एक्सिस अलग है, इसकी एक्सिस अलग है, बस ये अलग बात है पैरेलल होंगी। कैसी होंगी ये दोनों एक्सिस, पैरेलल होनी चाहिए। एक एक्सिस ये आ गई इसकी, ये एक्सिस ये आ गई इसकी, पैरेलल है कि नहीं, हाँ है ना। और ये ओवरलैप कैसे कर रही है, ऐसे, तो दिखा देता हूं आपको, पेन की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये एक p ऑर्बिटल, ये दूसरी p ऑर्बिटल, ऐसे आएंगी ओवरलैप। पहले कैसे जा रही थी, हेड ऑन में ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनाती है। अब कैसे p ऑर्बिटल बिल्कुल ऐसे ओवरलैपिंग होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल ऐसे ओवरलैपिंग होती है। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड साइड वाइज। ऐसे बन जाएंगी आके, इधर से आई, इधर से आई, पार्शियल शेयर होंगी, चिपक, ठीक है, चिपकती नहीं है, थोड़ा दूर ही रहती है, हाँ है ना। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को कहते हैं हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग। कैसे बेटा, साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। क्लियर है, हाँ है ना। तो वही लिखा हुआ है साइड वाइज, लेटरल और पार्शियल ओवरलैपिंग। तो p ऑर्बिटल, और कैसे पैरेलल एक्सिस होती है, पैरेलल, px के साथ ही करेगी साइड वाइज, py के साथ ही करेगी साइड वाइज, तो वो ये पैरेलल ओवरलैपिंग है। क्लियर है, हाँ या ना। और ये पाई बॉन्ड को डिनोट करता है, ऐसे बना देना पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग किसको डिनोट करती है, पाई बॉन्ड को डिनोट करती है, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये दो टाइप की ओवरलैपिंग आपको बेटा पढ़नी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है ना, हाँ या ना। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा, उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा। तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब एस एस ओवरलैप करेगी, एस और पी ओवरलैप करेगी, और अगर पी पी ओवरलैप करेगी तो वो कोएक्सियली ओवरलैप करेगी, तब करेगा सिग्मा बॉन्ड। और साइड वाइज कब बनता है, जब लेटरल ओवरलैपिंग होती है। कैसी ओवरलैपिंग बेटा, साइड वाइज, जब दो पी ऑर्बिटल पैरेलली ओवरलैप करती हैं, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये बेटा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का केस है। जरूरत पड़ती है यहाँ पर ऑर्गेनिक में थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत पड़ेगी। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्लियर होगा, हाँ या ना। आगे जाके समझाऊंगा नहीं, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ सारी चीजें। जिसको और डिटेल में समझना है वो जाके केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर सुन सकता है, वहां पर पूरा एक्सप्लेन किया एक एक डिटेल में बताया। यहाँ पर भी मैंने बस केवल उतना ही जितना जरूरत है, वहां पर मैंने पूरा डिटेल में कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। ठीक है? दूसरा एक और कंसेप्ट सुन लो हाइब्रिडाइजेशन का, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, हमारी भाषा में सीधा चटनी बनाने को कहते हैं हम लोग, इसको मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, चटनी बनाने को हम कहते हैं ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो सुनना जरा क्या है, चटनी बनाते हैं, कंसेप्ट पता ही होगा आपको। तो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो सुनना, एक पुदीना है, मिर्च है, नींबू है, XYZ मसाले वगैरह हैं, वो सब क्या है, इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर ऐसी होंगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इंग्रेडिएंट्स कौन होंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, कौन, एटम की ऑर्बिटल्स होंगी। तो क्या करते हैं पुदीने की चटनी बनाने के लिए, उन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर या जार में भर के
मिक्स कर देते हैं और वो क्या बन के आ जाती है, एक चटनी क्रिएट हो जाती है। तो वही काम होगा यहाँ पर, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम एक मिक्सर में भरेंगे, जार में भरेंगे, मिक्स करेंगे और बाहर निकाल देंगे, वो बन के आ जाएंगी एक तरीके की चटनी। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ कंसेप्ट ऑफ मेकिंग अ चटनी। क्लियर है? इस तरीके से याद रखें। क्लियर है? तो सुनना जरा क्या होता है चटनी में, दिमाग लगाओ। इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है आपके पास, धनिया है, मिर्च है, नींबू है, मसाले हैं, और सबका टेस्ट अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, सब अलग अलग। आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो ये धनिया है, ये पुदीना, ये चटनी, XYZ। इन सबको जब आपने मिक्स करके चटनी बना दी, अब क्या चटनी को देख के बता सकते हो उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं? नहीं, बट ये जरूर है आप बता सकते हो कि इसके अंदर सब चीजों का टेस्ट जरूर बता सकते हो। बट आप आंखों से देख के ये नहीं बताओगे कि यहाँ पर उस चटनी के अंदर धनिया है, यहाँ पर पुदीना है, यहाँ पे मिर्च है, यहाँ पे वो, क्योंकि सब मिक्स हो गया। क्या हो गया? वो सब मिक्स हो गया और उनके कैरेक्टर्स जो थे वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो सारे कैरेक्टर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अब आप केवल टेस्ट करके ये बता सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हुए होंगे, एक दो फिर भी मिस हो जाएंगे आपसे। क्लियर है? हाँ या? तो वही चीज चल रही है हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगी, जिनको आप चटनी का नाम दे रहे हो। तो वही लिखा है क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स of same or nearly same energy to give new orbitals of exactly same size, shape and energy। तो क्या किसको इंटरमिक्स करना है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग, दो या दो से ज्यादा, और ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लगभग बराबर हो। सेम नहीं बोल रहा, सेम भी हो सकती है, लगभग बराबर भी हो सकती है, सेम हो या नियरली सेम के करीब हो। और जब उनकी इंटरमिक्सिंग हो जाए तो वो नई ऑर्बिटल्स बनाए। जैसे जब इंग्रेडिएंट्स मिक्स होंगे तो वो एक नई चीज बना रहे, चटनी बना रहे, तो यहाँ पर क्या बनेगी, वो नई ऑर्बिटल्स बनेंगी, और वो ऐसी ऑर्बिटल्स होंगी जिनकी साइज, शेप और एनर्जी डिट्टो, एक जैसी हो जाएगी। तो वही बोला, जैसे आपके पास कुछ ऑर्बिटल्स दिए मैंने, कुछ भी S की 1 2 3 P की दी है, XYZ कुछ भी दिए, तो उन ऑर्बिटल्स को आपको जार में रखना है, मिक्स करना है, और नया उतनी ही, जितनी आपने ऑर्बिटल मिक्स करी है उतनी ही नई ऑर्बिटल्स आप क्रिएट करो। सिंपल सी बात है, जितना जितना अमाउंट डालोगे आप सब्सटेंस का, उतने ही अमाउंट की तो चटनी बन के आएगी। ज्यादा मिलाओगे सामान तो ज्यादा चटनी बनेगी, कम मिलाओगे तो कम बनेगी। तो वही कंडीशन है, जितनी आप ऑर्बिटल्स मिलाते हो उतनी ही नई ऑर्बिटल्स क्रिएट होके आएंगी। तो वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पर जो हम इनिशियली एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेके चले हैं, उनकी एनर्जी जरूरी नहीं है सेम हो, लगभग बराबर भी होगी तब भी काम चलेगा। तो हम उन ऑर्बिटल्स को लेंगे, मिक्स करेंगे, इंटरमिक्सिंग होगी, और जितनी आपने ऑर्बिटल्स मिलाई है ना, उतनी ही नई ऑर्बिटल्स हम क्रिएट कर देंगे। बस फर्क ये होगा कि अब जो नई ऑर्बिटल्स बनेंगी, उन सब ऑर्बिटल की शेप, उन सब ऑर्बिटल का साइज और उन सब ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल सेम होगी, आइडेंटिकल होगी, और हम उन नई ऑर्बिटल्स को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड। तो वही लिखा है, दीज न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और उस फिनोमिना को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सिंपल चटनी बनाने की फिनोमिना है, चटनी बनाने का फिनोमिना। ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे, नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो हाँ, सिंपल कंडीशन, दो मिलाओगे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे तो चार बनेगी। तो जितनी आप एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे उतनी ही नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनके आ जाएगी। दैट्स इट। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या तीन ही हाइब्रिडाइजेशन मैंने समझाई है बेटा। कौन कौन सी? sp, sp2 एंड sp3, क्योंकि कार्बन में आपके पास केवल दो ही टाइप के ऑर्बिटल है, s and p। तो मैं वही समझा रहा हूँ। तो सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? sp हाइब्रिडाइजेशन बेटा। एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलाई जाती है। कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल है? दो। अब जरूरी नहीं है इन दोनों की एनर्जी सेम, लगभग सेम भी हो सकती है। मिक्स हुई तो कितनी बन गई? दो बन रही है बेटा, एक ये गई, एक ये गई, तो दो मिलाई और दो बन गई आपके पास ऑर्बिटल। क्लियर है? तो एक s की मिलाई, एक p की मिलाई। अब इसकी शेप कैसी? स्फेरिकल, इसकी कैसी? डम्बल। अब यहाँ पर आप ना तो स्फेरिकल बोल सकते हैं ना डम्बल शेप बोल सकते हैं, दोनों की शेप एक जैसी है। अगर मैं इसमें से एक ऑर्बिटल की शेप दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे ही है, ये है आपके एक ऑर्बिटल, या ऐसे मत बनाओ, ये है एक ऑर्बिटल, ये है आपकी एक ऑर्बिटल, ऐसी दूसरी पार्ट, ऐसी दूसरी ये वाली, ये इस तरफ से बन रही होगी ऐसे करके, दूसरी ऑर्बिटल ये दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ऐसी बनेगी, ये दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ये एक sp ऑर्बिटल, इसका भी नाम sp, ये नाम है इसका। इन दोनों ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp। दोनों की शेप सेम है देखने में, ये दो ऑर्बिटल मिली और दो नई ऑर्बिटल बनी, sp sp। अब इन दोनों को अरेंज कर दिया मैंने, यहाँ पर लगा के रख दिया। क्लियर है? दोनों का नाम सेम है, इसका भी नाम है sp, इसका भी नाम, इन दोनों की एनर्जी भी सेम है, इन दोनों की शेप भी सेम है, सब कुछ सेम है।
इन ऑर्बिटल्स को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इनका अरेंजमेंट लगा के दे दिया मैंने आपको, किस तरीके से वो अरेंज हो जाती है। तो क्या नियरली सेम वाली एनर्जी मिली और क्या जितनी मिलाई ऑर्बिटल उतनी ही नई ऑर्बिटल बन गई। यहाँ पर कितनी दिख रही है, 2। क्लियर है। कौन सी ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों का नाम, इसका भी नाम है sp, इसका भी नाम है sp। क्लियर है। अरेंज कैसी है, लीनियर शेप होती है या लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज होती है बेटा, हमेशा याद रखना। जब s और p मिलती है तो ज्योमेट्री कौन सी आती है, लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना बैठेगा या एंगल कितना बैठेगा, 180 डिग्री का। क्लियर है। अब बात आता है कि इस एक ऑर्बिटल में कितना कैरेक्टर s का कितना, डेफिनेटली दोनों एक एक मिलाइए तो दोनों का बराबर बराबर कैरेक्टर आएगा। तो इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50% s कैरेक्टर है तो 50% p का कैरेक्टर भी होता है। तो मतलब डेफिनेटली सबका टेस्ट, आप पुदीने की चटनी खाओगे या किसी की चटनी खाओगे तो उसमें हर इंग्रेडिएंट का टेस्ट अब वो उसी के हिसाब से होगा जितना प्रपोर्शन में आपने मिलाया। मैंने 50% s मिलाया, 50% बराबर बराबर मात्रा में मिलाया ना, तो 50% मेरे को इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का कैरेक्टर मिलेगा और 50% मेरे को p का कैरेक्टर। क्लियर है। तो पहली हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी देखना, एग्जांपल के साथ समझाएंगे। दूसरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब दिमाग करो, एक s मिलाई है, 2 p मिलाई, एक px मान ले, एक py मान ले, ठीक है ना। हाँ या ना, 3 मिली तो कितनी बनेगी, 3। ये रही 1, ये रही 2, ये रही 3, मिला दी थी। तो कौन सी ज्योमेट्री में अरेंज है, ट्राइगोनल प्लेन। याद करनी है आपको हाइब्रिडाइजेशन के साथ ज्योमेट्री। sp में कौन सी आ रही है, लीनियर। इसमें कौन आ रही है, ट्राइगोनल प्लेन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2। अब बात आती है कितनी ऑर्बिटल बनी, सबका नाम sp2 sp2 sp2, इन सब का नाम क्या होगा, तीनों ऑर्बिटल का नाम sp2, तीनों की शेप सेम, तीनों की एनर्जी सेम, सब कुछ सेम, बस अरेंज होने का तरीका ट्राइगोनल प्लेनर। अब बात आती है s कैरेक्टर कितना, तो जितना मिलाओगे उतना ही तो मिलेगा। तो 3 में से एक पार्ट है तो मतलब 1/3, हाँ या ना, तो 33.3334% मान लिया इस कैरेक्टर, और बचा p का तो इसका मिलेगा 66.66%। क्लियर। तो ये s कैरेक्टर और p कैरेक्टर, तो जितना अमाउंट जिसका मिलाओगे आप उतना ही उसका कैरेक्टर दिखेगा हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो वही है, जितनी मिली उतनी ही बनी। यहाँ पर 1, 2 और 3, और एंगल कितना है, 120 डिग्री। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, s कैरेक्टर और p कैरेक्टर याद करना है। तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s 3 p, px py pz। अब कितनी बनी देख, 1 ये गई, 2 ये गई, 3 ये गई, 4 ये गई, 4 बन गई, 4 ही तो मिलाएंगे, बिल्कुल मिलेगी। तो ये ज्योमेट्री जो होती है उसे कहते हैं हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और एंगल जो मिलता है यहाँ पर मिलता है 109 डिग्री 28 मिनट। याद करने का, मैं ये सारी चीजें याद करने की है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, एक s 3 p, हाँ या ना, कितनी मिलाई, 4, बनी कितनी, 4। दैट्स ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। कैसी बेटा, टेट्राहेड्रल, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है। अब बात आती है कैरेक्टर की, तो 4 में से एक s है तो 25% s कैरेक्टर होगा, 75% p कैरेक्टर होगा। दैट्स इट। तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% तो s का कैरेक्टर होगा और 75% p ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा। दैट्स इट। तो ये बेसिक सी 3 हाइब्रिडाइजेशन आपको समझनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp3। क्लियर है, उम्मीद करूंगा समझ पाएंगे। sp में एक s एक p मिला के लीनियर ज्योमेट्री बनी, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी, कितनी बनी, 2, क्योंकि 2 मिलाई आपने। कैरेक्टर है इसका 50 और p का 50। बॉन्ड एंगल या एंगल बिटवीन जो मिला है वो 180 डिग्री का। ऐसी इसमें ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, 3 ऑर्बिटल मिलाई है, 3 बनी है, सबका नाम sp2 sp2 sp2, एंगल 120 डिग्री, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, s कैरेक्टर 33% और p कैरेक्टर 66%। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 मिलाई है, 4 बनेंगी, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 25% s कैरेक्टर, 75% p कैरेक्टर, सबका नाम sp3, सबकी एनर्जी सेम, सबका साइज सेम, सब कुछ सेम। और जितनी आप ऑर्बिटल मिलाते हैं उतनी ही ऑर्बिटल बनती है। दैट्स इट। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट है भैया, चटनी बनाने का। क्लियर है, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है, एग्जांपल्स देखें, हाँ या ना, नोट और सुन ले भैया, ये नोट आपको एग्जांपल सॉल्व करने में काम करेंगे। अब किसी मॉलिक्यूल की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी, फॉर्मूला एक याद रख लो, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कोई मॉलिक्यूल बना के दे दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो आप उसके बॉन्ड पेयर काउंट कर लेना और उसके लोन पेयर काउंट कर लेना। क्लियर है, हाँ या ना, कोई दिक्कत। और अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर नहीं आते तो केवल बॉन्ड पेयर के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन निकल, बिल्कुल सही बात। तो अच्छी बात है, लोन पेयर नहीं आते। तो एक नोट और सुनो, इफ लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट देन द ज्योमेट्री फॉर्म इज कॉल्ड अ रेगुलर ज्योमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर नहीं आते, सारे बॉन्ड पेयर्स ही बॉन्ड पेयर्स है, तो उस केस में जो ज्योमेट्री मिलती है हमें उसे कहते हैं हम लोग रेगुलर ज्योमेट्री। और दूसरा, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, अगर लोन पेयर प्रेजेंट होता है किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, तो उसके अंदर हम ज्योमेट्री की बात नहीं करते, उसके अंदर बात करते हैं शेप की, क्योंकि उसकी शेप में चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्शन
और वो रिपल्शन किसने दिया था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसने बोला लोन पेयर रिपल्शन, इसने बोला थ्योरी ने क्या? लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम मिलता है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है भैया इस ज्योमेट्री डिसाइड करने का। सब सिखा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग में, वापस से बात चल रही है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? लोन पेयर प्रेजेंट है तो शेप देखी जाती है, ज्योमेट्री नहीं होती, और लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वो उसी को हम शेप में नाम देके रेगुलर ज्योमेट्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेगुलर ज्योमेट्री। तो लोन पेयर आने की वजह से हमें शेप मिलती है, ज्योमेट्रीज नहीं मिलती। ज्योमेट्री हमेशा ऑर्बिटल की होती है, शेप उस मॉलिक्यूल की निकल के आएगी। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, शेप निकालने के लिए ऑलवेज कंसीडर ओनली बॉन्ड पेयर्स। शेप को केवल बॉन्ड पेयर से मतलब होता है, लोन पेयर से मतलब नहीं होता। क्लियर है? प्रेजेंट है तभी तो बोला शेप बदल जाएगी, क्योंकि लोन पेयर की डिजाइन नहीं गिनी जाती, लोन पेयर को गिना नहीं जाता शेप के अंदर। ठीक है ना? दैट्स इट। तो ये बात चलेगी भैया हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट की। एग्जांपल्स देखें हम, हाँ या ना? तो बेसिक से एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। क्लियर है? अब कैसे ज्योमेट्री वगैरह निकालते हो? सिंपल, सबसे पहले पता लगाओ बेरिलियम कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। कितने होंगे बेटा? 2। क्लियर है? अब बात आती है बॉन्ड पेयर लोन पेयर डिसाइड करने की। किसकी? बॉन्ड पेयर लोन पेयर। मोनोमेरिक मोनो एटॉमिक एटम दिख रहे होंगे, या मोनोवेलेंट एटम कौन है? 2 क्लोरीन, और दोनों बेरिलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाएंगे। तो डेफिनेटली बेरिलियम 2 बॉन्ड पेयर बना लेगा। क्या बना लेगा? बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर बचेगा क्या? बिल्कुल नहीं। हाइब्रिडाइजेशन ये प्लस ये कितना आएगा? 2 + 0। हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई? 2 + 0 = 2। तो नंबर है sp। क्लियर है? तो यहां पर मैंने ऑर्बिटल्स का नंबर है, ये हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके से, हाँ या ना? तो sp के लिए बेटा जो नंबर यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं 2, sp2 के लिए होता है 3, sp3 के लिए होता है 4। तो ये असल में इनकी ऑर्बिटल जितनी हमने मिलाई है वो है। तो वहां पर कितना आ रहा था नंबर? 2 आ रहा था। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई? आंख बंद करके sp लगा देना। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई? sp हाइब्रिडाइजेशन। और सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं। तो बेरिलियम को बीच में बिठाओ, एक Cl इधर लगा दियो, एक Cl इधर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ज्योमेट्री लीनियर। कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है, हाँ या ना? तो ज्योमेट्री कौन सी होगी यहाँ पर? रेगुलर ज्योमेट्री मिल रही है। कैसी मिल रही है? रेगुलर ज्योमेट्री। क्लियर है? तो पहला केस कुछ नहीं, ग्रुप पता लगाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगाओ, मोनोवेलेंट एटम देखो, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, बॉन्ड पेयर बना दो, बचे तो लोन पेयर दिखा देना। क्लियर है? ईथेन का केस देखो, किसका बेटा? ईथेन। ये गलत लिख दिया, ईथेन नहीं आएगा, ये आएगा इथाइन, सॉरी, YNE, इट इज इथाइन, एल्काइन है बेटा। ठीक है ना? इथाइन का केस देखो, C2H2 बनाओ भाई, कार्बन 14 ग्रुप का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कितने होता है बेटा? 4। क्लियर है? हाँ या ना? ऐसे ही बनता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो बात आती है बॉन्ड पेयर्स की, तो कितने बनते हैं? 2। एक इधर बॉन्ड पेयर बनाएगा कार्बन, एक इधर H, इसमें कार्बन, एक इधर बॉन्ड पेयर, एक इधर। क्लियर है? लोन पेयर की बात आती है तो 0, लोन पेयर की बात आती है तो 0। कितने लोन पेयर? 0, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन और कार्बन यहाँ पर। तो एक बॉन्ड पेयर, ये इसको पूरा एक बॉन्ड पेयर माना जाता है, इसको पूरा एक बॉन्ड पेयर, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स को हम कंसीडर नहीं करते बॉन्ड पेयर्स में। क्लियर है? पाई बॉन्ड्स को कंसीडर नहीं करते। तो एक बॉन्ड पेयर इधर, एक बॉन्ड पेयर इधर, और लोन पेयर की बात आई तो 0, लोन पेयर की बात आई तो 0। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 2 + 0 कितना? 2। हाइब्रिडाइजेशन sp, तो वो हाइब्रिडाइजेशन निकली इस कार्बन की sp, ऐसी इस कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये इथाइन का केस। किसका केस है बेटा? इथाइन का। बहुत सिंपल है, कार्बन की वैलेंस शेल में देख लो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। 3 तो वो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाने में ले जाएगा, हाँ या ना? और एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो बॉन्ड पेयर कितने आए कार्बन के? 2। एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, 3 को एक ही गिना जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड्स को कंसीडर नहीं करते हम लोग। क्लियर है? और लोन पेयर की बात आई तो 0, क्योंकि कार्बन के पास होते ही 4 इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट। क्लियर है? इसी तरीके से AlCl3 ग्रुप कौन सा है? 13, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, बॉन्ड पेयर आएंगे 3, क्योंकि तीनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। लोन पेयर बचे 0, हाइब्रिडाइजेशन 3 + 0 दैट इज 3, दैट इज sp2। तो एक Cl ऊपर, 2 Cl ऐसे। ज्योमेट्री बताइए यार, ट्राइगोनल प्लेनर, उस हिसाब से बिठा देना, उस हिसाब से बिठा देना। बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री। कोई लोन पेयर है? नहीं। तो ज्योमेट्री इज रेगुलर ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री बेटा? रेगुलर ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री है वही शेप है, जो ज्योमेट्री है वही शेप है। दैट्स इट। क्लियर है?
हाँ है ना। तो बेसिक सी कंडीशन है भैया, BeCl2 में कोई लोन पेयर नहीं आ रहा, इथाइन में कोई लोन पेयर नहीं आ रहा, AlCl3 में कोई लोन पेयर। अभी जब तक लोन पेयर नहीं आया तब तक तो कोई गलेस नहीं है। अब बात आती है लोन पेयर जब आता है तब क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो SO2 का, लोन पेयर आएंगे तब क्या करेंगे। SO2 का केस देखो, ग्रुप 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्ड पेयर्स 2, लोन पेयर 1। चेक कर जरा कैसे किया मैंने, कितने आइटम है 2, तो डेफिनेटली बॉन्ड पेयर तो 2 होंगे ही होंगे। क्लियर है, डेफिनेटली बॉन्ड पेयर तो 2 होंगे ही होंगे। तो वैलेंस शेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा सल्फर के। कितने होते हैं बेटा वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो बना ले यहाँ पर सल्फर ये बेटा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड पेयर बनाए, और आपको पता है ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो ये बन गया एक ऑक्सीजन, ये बन गया एक ऑक्सीजन। तो बॉन्ड पेयर कितने दिख गए 2। लोन पेयर की बात आई तो बचे हुए 1। ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 2 + 1 3 sp2। तो अब आपको हाइब्रिडाइजेशन तो पता लग गई ना, स्ट्रक्चर बन जाएगा अपने आप। तो बहुत सिंपल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लो, बॉन्ड पेयर दिखा लो और लोन पेयर दिखा लो, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से दिखाए जाएंगे। दैट्स इट। क्लियर है, हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से दिखाए जाएंगे। दैट्स इट, बच्चों वाली चीजें। इसी तरीके से ऊपर में भी तो यही किया था मैंने, देख ले, बना देता हूँ आपके लिए पर भी शॉर्ट करके। BeCl2 में भी तो यही किया मैंने, देख ले फिर भी। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन 2 1 2, दोनों को कौन ले गया क्लोरीन, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन के सिंगल बॉन्ड तो बनाओगे यार, कोई लोन पेयर बच रहा है नहीं। तो ये कंसेप्ट आ गया पूरा BeCl2। अब मैंने ऐसे ही बना दिया, अब अरेंजमेंट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की मदद ले लेना। क्लियर है, ऐसी इथाइन में, ऐसी इथाइन में कितने कार्बन है 2 कार्बन, और कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। क्लियर है, तो एक कार्बन ये बना दे, एक कार्बन ये बना दे, एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। कितने होते हैं 4। और आपको पता है इथाइन में 2 ही बॉन्ड पेयर बनाने पड़ेंगे आपको। कितने बॉन्ड पेयर, 2 ही बॉन्ड पेयर बनाने पड़ते हैं। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है बेटा वहां पर, इतना तो जानते ही होंगे। क्लियर है, तो 2 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, 0 लोन पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। AlCl3 में भी ऐसे ही होता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन दिखाने Al के चारों तरफ। तो इन तीनों के पास कौन चला जाएगा, एक एक क्लोरीन। कोई लोन पेयर बच रहा है नहीं, ज्योमेट्री पता लगा लेंगे हाइब्रिडाइजेशन की मदद से, पता लग जाएगी तो अरेंज कर देंगे। दैट्स इट। तो यही काम किया मैंने SO2 में। क्या, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगाए मैंने, कितने 6 होते हैं बेटा। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने, और 2 ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड से जोड़ने हो जाएंगे। बचेगा कौन, एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन निकाली sp2 आएगी, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। तो ज्योमेट्री देखेंगे तो कैसी आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर आएगी। तो अब ट्राइगोनल प्लेनर में 2 बॉन्ड पेयर लगाने, लोन पेयर लगाना। तो इस तरीके से लोन पेयर बैठा दिया, 2 बॉन्ड पेयर। बट ये क्या 120 का एंगल नहीं हुआ, क्योंकि लगेगा यहाँ पे रिपल्शन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये बॉन्ड पास आ जाते हैं। तो एंगल 120 से घट के 119 के करीब रह जाता है लगभग। एंगल 120 से डिक्रीज करके 119.5 डिग्री करीब रह जाता है। और इस शेप को हम ट्राइगोनल प्लेनर नहीं बोलेंगे, इसे कहेंगे हम बेंड शेप या वी शेप। क्या कहेंगे बेटा, बेंड शेप। क्योंकि अब यहाँ पर रेगुलर ज्योमेट्री नहीं आई, क्यों, कौन आ गया, लोन पेयर आ गया। कौन आ गया बेटा, लोन पेयर। तो बेंड शेप या वी शेप। इसी तरीके से ईथेन का केस देख ले बेटा, कितने कार्बन 4, और आपको पता है डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे, इतना तो जानते ही होंगे, इसको तो बना ही लेंगे। अब बच्चे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे, और हाइड्रोजन बन गए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। क्लियर है, ईथीन की बात चल रही है ना, ये भी ईथेन लिख दिया उन्होंने, ईथीन आएगा बेटा, ईथीन। ठीक है, C2H4। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो पता ही होना चाहिए यार, इतना तो। बचे कितने कार्बन, क्या कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 बचे ना, और वो 4 हाइड्रोजन ले जाएंगे, 2 इससे ले जाएंगे, 2 इससे ले जाएंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड पेयर एक कार्बन पे देख, 1 2 3, लोन पेयर एक कार्बन पे देख 0, हाइब्रिडेशन sp2, हाइब्रिडेशन sp2। क्योंकि इनका बॉन्ड एंगल जो मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सब 120, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल, सब 120 डिग्री होंगे, सब के सब 120 डिग्री। तो ईथीन का केस है, किसका केस है बेटा, ईथीन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आएंगे इसीलिए बता रहा हूँ मैं। sp2 हाइब्रिडेशन कौन सा, इस कार्बन की, क्या इसकी और इसकी, दोनों की मिला के, दोनों की अपनी अपनी sp2 होगी। कौन सी होगी बेटा, sp2। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। दैट्स इट। इसी तरीके से सबसे फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट मीथेन, इसको तो जानते ही होंगे सब। कार्बन 14 ग्रुप का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड पेयर 4 दिख गए होंगे, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन ये ले गया, एक ये ले गया, एक ये ले गया, एक ये ले गया। ठीक है, लोन पेयर 0, जो मैं हाइब्रिडाइजेशन sp3 4 के हिसाब से निकाली मैंने, और 4 का मुझे पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो कार्बन से 4 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होंगे एट एन एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये सब सिखा चुका हूं। क्लियर है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट
कौन अमोनिया का केस और देख ले। अमोनिया 15 ग्रुप का मेंबर है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बनाओ 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोजन ले जा, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, बचा क्या, एक लोन पेयर, बनाओ हाइब्रिडाइजेशन 3+1 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, डेफिनेटली इसकी रेगुलर ज्योमेट्री तो नहीं आएगी। बनाओ टेट्राहेड्रली अरेंज करो, 3 हाइड्रोजन को नीचे अरेंज कर दिया, एक लोन पेयर ऊपर, और ये लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्शन लगाएगा। तो अब एंगल 109 डिग्री तो नहीं होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, इन बॉन्ड्स पर रिपल्शन, और एंगल 109 डिग्री 20 मिनट्स तो नहीं होगा, वो घट के रह जाता है 160 डिग्री 107, और ये जो शेप बन के आती है इट इज कॉल्ड अ पिरामिडल शेप। अब ये टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, अब ये हो जाएगी पिरामिडल। क्यों? क्योंकि लोन पेयर आ गया, और शेप में हम केवल बॉन्ड पेयर्स को देखते हैं, लोन पेयर्स को कंसीडर नहीं करते। तो ये जो शेप आएगी ये बन के आएगी पिरामिडल शेप। दैट्स इट, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट है भाई हाइब्रिडाइजेशन और उनकी ज्योमेट्री का। हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में जिसको भी सीखनी है वो जाके केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर सुन ले, मैंने यहाँ पे केवल ओवरव्यू सा दिया है, कैसे ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी, क्या क्या कंडीशन कैसे बनानी है, वहां पर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। यहाँ पर भी कवर करने की पूरी कोशिश करी है मैंने उस बड़े टॉपिक को छोटे से में। क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके सारी चीजें सिखाई हुई है मैंने, वहां पर सीख सकते हो आप लोग अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको डिटेल में समझना है तो, नहीं तो आना तो चाहिए यार, अभी तक इतना सारा चीजें सिखा चुका हूँ। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आनी चाहिए आपको। इनऑर्गेनिक में बहुत कुछ सीख चुके हो गया आप लोग अभी तक, केमिकल बॉन्डिंग में सब बता दिया है, ठीक है ना। चलें आगे, उम्मीद करूंगा यहाँ तक सारी बातें कंफर्म होंगी। दैट्स इट। तो ये बेटा एक जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया मैंने आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करेंगे इसके बाद नॉमेनक्लेचर की। तो अभी तक जान चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके लिए पढ़ी जा रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में समझने से पहले हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देना तो सीख लें। एटलीस्ट आगे जाके जब हम रिएक्शंस लिखेंगे तो हमें एटलीस्ट उन कंपाउंड्स के नाम तो पता हो। हम बोल रहेंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो, या इथेन क्लोराइड या इथीन बना दो, प्रोपीन बना दो, ब्यूटीन बना दो, ब्यूटेन बना दो। तो जब ये नाम ही आपको नहीं पता होंगे किस कंपाउंड को क्या नाम देते हैं, तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, क्लियर है। मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा नॉमेनक्लेचर। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से चलोगे सीरीज में हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। नॉमेनक्लेचर आ गया, कंपाउंड्स के नाम देने आ गए, डेफिनेटली आइसोमेरिज्म समझ में आने लगेगा। आइसोमेरिज्म नॉमेनक्लेचर आ गए तो मैकेनिज्म में हेल्प मिलेगी। तो ये सब चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है, तो किसी को भी स्किप ना करें, ढंग से प्रॉपरली सुने, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए बेटा, ठीक है। तो इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट नहीं कर रहे अपन लोग नॉमेनक्लेचर। इस नॉमेनक्लेचर के बारे में मैं आपको अगले सेशन में ही स्टार्ट कराऊंगा। उम्मीद करूंगा आज के सेशन के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग का रिव्यू लिया था मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगले सेशन में नॉमेनक्लेचर के साथ मिलता हूँ बच्चों। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।